मित्रों, एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, कृपा करके मुझे ये बताइए कि वो कौन से स्थान या वे कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर पुरुषों को अपनी स्त्रियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा हुआ है। इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनो। पुराने समय की बात है। जंगलों के बीच में एक छोटा सा राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था किशनगढ़। वहाँ का राजा था अमर सिंह और अमर सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था आनंद सेन। आनंद सेन बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान राजकुमार था। राजकुमार अपने पिता का बहुत ही लाडला था। आनंद सेन जंगल में खूंखार और भयानक नरभक्षी जानवरों का शिकार किया करता था। उसे ऐसा करने में बड़ा ही आनंद आता था। दोस्तों, एक बार की बात है कि राजकुमार अपने इसी शौक के चलते एक दिन जंगल को जाता है और जंगल में जाकर अपना शिकार करने की तलाश करने लगता है। शिकार तलाशते तलाशते वो बहुत ही घने जंगल में चला जाता है। अचानक से जंगल में बहुत तेज का तूफान उठता है और आंधी आ जाती है और चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है। चारों ओर बस धूल ही धूल थी। जब जंगल में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में राजकुमार एक पेड़ के नीचे उसकी जड़ पकड़कर बैठ जाता है। आंधी का वेग इतना तेज था कि राजकुमार जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ को ही आंधी उखाड़ कर उड़ा कर ले गई। राजकुमार आनंद सेन उस वृक्ष की जड़ को मजबूती से पकड़े था। आंधी का वेग जब उस वृक्ष को आसमान में उड़ा ले जाता है तो वृक्ष के साथ साथ राजकुमार आनंद सेन भी आसमान में उड़ने लगता है। राजकुमार ने सोच लिया कि अब तो यह पेड़ ही मेरा सहारा है। यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यह विचार कर राजकुमार उस पेड़ की जड़ को और कस के पकड़ लेता है और उस पेड़ के सहारे आसमान में काफी दूर तक ऐसे ही उड़ता रहता है। इसके बाद धीरे धीरे आंधी का वेग कुछ कम होता जाता है और जब वृक्ष धरती पर गिरता है तब वह दूसरे राज्य में पहुंच चुका था। दूसरे राज्य में जाकर वह वृक्ष गिरता है तो उस वृक्ष के साथ साथ वो राजकुमार भी नीचे गिर जाता है। अब वह जगह तो राजकुमार के लिए एकदम से अनभिज्ञ थी। राजकुमार ने वहां के लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? तो वहां के लोगों ने बताया कि यह कामरूप राज्य है। मित्रों, जब राजकुमार को पता चलता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि कामरूप राज्य तो उसके राज्य से बहुत दूर था। वो इस बात को सोचकर इतनी जल्दी वो इस कामरूप देश में कैसे आ गया, बड़ा ही परेशान हुआ। राजकुमार ने अपने मन में धैर्य धारण किया और रात व्यतीत करने के लिए ठिकाने की तलाश में आगे बढ़ गया। मित्रों, कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार को एक सराय दिखाई पड़ती है जहाँ पर राजकुमार विश्राम करके अपनी रात बिताना चाहता था। सवेरा होते ही वह इस सोच में पड़ जाता है कि मैं अपने देश में कैसे पहुंचूं। फिर वह वहां से निकलने का मार्ग खोजता है। घूमते घूमते उसने शहर में एक जगह देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। दोनों के हाथ में बड़े बड़े चाकू थे। कुछ लोग वहां पर उनकी लड़ाई शांत कराने के बदले उनका झगड़ा देख रहे थे। राजकुमार भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है। इसी बीच उस नगर के राजा का रथ उसी स्थान से गुजरा। राजा ने जब उन दोनों व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा तो उसने अपने कुछ सैनिकों को उन आदमियों को पकड़ने के लिए भेज दिया। राजा का आदेश मिलते ही राजा के सैनिक उन आदमियों को पकड़ने के लिए उनके पास पहुंचे। सैनिकों को अपने पास में पाकर वे दोनों आदमी अपनी लड़ाई तो भूल गए और वे एक साथ ही राजा के सैनिकों से भिड़ गए और राजा के सैनिकों पर अपने चाकुओं से आक्रमण कर दिया। बड़ी मुश्किल से राजा के सिपाही अपने प्राण बचाकर घायल होकर वहां से लौटकर भागे। मित्रों, जब इस दृश्य को भीड़ में खड़े राजकुमार आनंद सेन ने देखा तो यह देखकर उसने नगरवासियों से पूछा कि ये दो लोग कौन थे जिन्हें राजा का भी भय नहीं। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया, ये दोनों नगर के नामी गुंडे हैं। ये इतने खूंखार हैं कि राजा के सैनिक भी इन्हें पकड़ने से डरते हैं। आज तक ये कभी किसी की पकड़ में नहीं आए हैं। जब तक राजा अपनी फौज भेजकर इन्हें पकड़ना चाहता है तो ये बहुत दूर जाकर छिप जाते हैं। इनकी वजह से पूरा नगर दुखी है। राजकुमार आनंद सेन सोचने लगता है, ये दोनों यहाँ के बड़े गुंडे हैं। लोग इनसे दहशत में रहते हैं। जरूर ये दोनों लोगों पर अत्याचार करते ही होंगे। राजकुमार से यह सहन नहीं हुआ। वह फौरन वहाँ के राजा के पास पहुँचा और बोला, महाराज, आपके नगर में दो गुंडे प्रजा पर अत्याचार करते हैं
और आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे। प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, उस राजा को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हे महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उन गुंडों को पकड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। राजकुमार की इन बातों को सुनकर राजा ने ऊपर से नीचे तक राजकुमार को निहारा और कुछ देर निहारते रहने के बाद राजा राजकुमार से बोला, हे नौजवान, लगता है तुम इस शहर में नए आए हो, कोई परदेसी मालूम पड़ते हो, इसीलिए तुम इन गुंडों से परिचित नहीं हो। तुम्हें नहीं मालूम है ये गुंडे बड़े ही बदमाश और बड़े ही बहादुर हैं, ये बड़े खूंखार हैं। यदि तुम इनसे परिचित होते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, हाँ राजन, मैं वास्तव में एक परदेसी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे राज्य के इन दोनों गुंडों को पकड़कर तुम्हारे सामने ला सकता हूँ। राजा बोले, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम आदेश देते हैं कि उन्हें पकड़कर हमारे सामने ले आओ। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें मनचाहा पुरस्कार देंगे। इस कार्य में तुम्हें हमसे जो भी सहायता चाहिए वो हम करने को तैयार हैं। दोस्तों, राजा का आदेश मिलने की देर थी। अब तो बिना देर की राजकुमार आनंद सेन उधर को ही चल पड़ा जिधर की तरफ वे दोनों गुंडे गए हुए थे। राजकुमार तीर तलवार और मल्ल युद्ध में बहुत ही निपुण था। वो एक अकेला 100 योद्धाओं पर भारी था। मित्रों, बात ही बात में राजकुमार आनंद सेन उन गुंडों के पास पहुंच जाता है और हुंकार भरते हुए उन दोनों पर टूट पड़ता है। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने उन दोनों से चाकू छीन लिए और उन पर लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए। आज उन दोनों का सामना किसी वीर योद्धा से हुआ था। राजकुमार के सामने उन दोनों की हेकड़ी निकल गई। उनका कोई भी दांव आज काम नहीं आया और उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। वे दोनों घुटने टेक कर बैठ गए और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। मित्रों, अब तो राजकुमार ने दोनों की गर्दन पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए राजा के सम्मुख ले गया। राजा यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि एक पुरुष उन दोनों खूंखार गुंडों को पकड़कर कैसे ले आया, जिसे पकड़ने के लिए हमारी सेना भी कम पड़ती थी। राजकुमार कहने लगा, महाराज, आपकी प्रजा में आतंक मचाने वाले इन दोनों हैवानों को मैं पकड़ लाया हूँ। अब आप इन्हें जो भी दंड देना चाहो दे सकते हो। मित्रों, जब राजा उस नौजवान का ऐसा पराक्रम देखता है तो यह देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब तो राजा ने उन दोनों गुंडों को कारागृह में डलवा दिया और राजकुमार आनंद सेन को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और राजकुमार का खूब अच्छे से अतिथि सत्कार करता है। उसके बाद राजा ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने राजा कामसेन को अपना असली परिचय दिया और कहा कि वो एक राजा का बेटा है और एक आपदा में फंसकर वो आपके राज्य में आ पहुंचा है। ये जानकर राजा और भी अधिक प्रसन्न होता है। मित्रों, राजा कामसेन की एक बहुत सुंदर कन्या थी। राजा अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश में था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वीर वर उसे मिल नहीं पाया था जिसे वो अपनी बेटी का विवाह कर पाता। परंतु राजकुमार आनंद सेन में वे सारे गुण मौजूद थे जिन्हें राजा खोज रहा था। राजा कामसेन ने अपने यहाँ राजकुमार को कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा। वह और भी अच्छे से राजकुमार को परखना चाहता था। इसलिए मित्रों, राजकुमार आनंद सेन राजा कामसेन के यहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन राजा उस राजकुमार के सामने शिकार खेलने का प्रस्ताव लेकर आता है। राजकुमार ने राजा के साथ आखेट पर जाने के लिए स्वीकृति दे दी, क्योंकि शिकार खेलना तो राजकुमार को पहले से ही प्रिय था और वह अपने घर से शिकार खेलने के लिए ही तो निकला था। इस प्रकार वह राजा और राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल को चल देते हैं। जंगल में पहुंचकर दोनों को एक शेर का आखेट नजर आता है। वे दोनों शेर की ओर बढ़ते हैं। दो मनुष्यों को अपनी ओर आता देखकर शेर उठकर खड़े हो जाते हैं। इधर राजा कामसेन ने एक शेर को निशाना बनाकर अपना भाला उस पर चला दिया, लेकिन शेर राजा के वार से बच गया। राजा का भाला शेर की एक ओर से निकला चला जाता है। अब तो शेर ने बिजली के वेग से राजा पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। शेर का हमला इतना जोरदार था कि राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मित्रों, जब तक कि राजा संभल पाता, इतने में दूसरे शेर ने राजा पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने अपनी तलवार निकालनी चाहिए, लेकिन तब तक शेर हमला कर चुका था। शेर के हमले से राजा कामसेन बुरी तरह घायल होकर मूर्छित हो गया। अब तो दूसरा शेर राजा पर हमला करने वाला था। इतने में राजकुमार आनंद सेन
तलवार लेकर राजा और शेर के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार का ऐसा वार करता है कि वह तलवार शेर को चीरती हुई पार निकल जाती है। वो शेर पछाड़ खाते हुए पीछे गिर जाता है। तभी दूसरा शेर आक्रमण करता है। राजकुमार आनंद सेन उस पर भी तलवार का वार करता है और दूसरे शेर को परास्त करके राजकुमार राजा के पास आता है। राजा उस समय मूर्छित अवस्था में था। राजकुमार ने राजा कामसेन के ऊपर जल के छींटे मारे। उसके बाद राजा को होश आता है और वह उठकर बैठ जाता है। राजा ने राजकुमार का बहुत धन्यवाद किया और कहा, राजकुमार, आज यदि आप नहीं होते तो मेरे प्राण चले जाते। तुमने साहस और पराक्रम के बल पर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी बहादुरी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहो राजकुमार, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता हूँ? राजकुमार बोला, महाराज, मैंने आपके ऊपर कोई उपकार किया ही नहीं है। यह तो मेरा धर्म था। मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। चलिए महाराज, अब आप राजभवन को चलिए। आपको विश्राम की नितांत आवश्यकता है। मित्रों, राजकुमार ने राजा को सहारा देकर उठाया और उन्हें घोड़े पर बैठाकर राजमहल को ले चला। दरबार में पहुंचकर राजा कामसेन ने यह ऐलान किया कि हम अपनी पुत्री का विवाह इसी बहादुर राजकुमार के साथ करेंगे। राजा की घोषणा सुनने के बाद राजा के सभी अधिकारी और कर्मचारी राजकुमारी के विवाह की तैयारी में जुट जाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ राजा कामसेन अपनी पुत्री राजकुमारी विंध्या का विवाह आनंद सेन के साथ कर देता है। राजकुमार भी सुंदर और सुशील पत्नी को पाकर बहुत प्रसन्न होता है। दोनों पति पत्नी कुछ दिन सुखपूर्वक वहीं पर रहते हैं और धीरे धीरे जब कुछ माह बीत जाते हैं तो एक दिन राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता के महलों में रहते हुए हमें बहुत समय बीत गया है। अब हमें अपने देश को लौटना चाहिए, क्योंकि ससुराल में ज़्यादा रहना ठीक नहीं है। उधर मेरे परिवार वालों को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता है कि अभी मैं कहाँ हूँ। वे लोग मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे। दोस्तों, अगले दिन राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को लौटने लगता है। राजा कामसेन ने अपनी बेटी और अपने जमाई को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा कर दिया। चलते चलते राजकुमार एक नगर में पहुंच जाता है। अभी उसे अपने नगर पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे। रास्ते में और भी कई राज्य पड़ते थे। राजकुमार जब एक राज्य में पहुंचता है तो वहां उसे रात्रि हो जाती है। वह रात्रि वहीं पर गुजारना चाहता था। यही सोचकर वो एक सुंदर से स्थान पर अपना डेरा लगाता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, आगे का रास्ता जंगलों से होकर गुजरेगा, इसलिए आज की रात्रि हम इसी शहर में गुजारते हैं। कल हम यहाँ से आगे के लिए निकल पड़ेंगे। राजकुमारी बोली, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों वहीं डेरा लगाकर ठहर जाते हैं। राजकुमार अपने डेरे में विश्राम करने चला जाता है और राजकुमारी विंध्या भोजन बनाने की तैयारी में जुट जाती है। मित्रों, भोजन करने के पश्चात राजकुमारी उस जगह की मनोहर छटा को देखने लगती है। उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर हरियाली छाई हुई थी। राजकुमारी अपने डेरे के बाहर खड़ी होकर के वो सब कुछ देख रही थी। तभी वहाँ पर एक विचित्र घटना घटती है। जिस जगह राजकुमार का डेरा था वहीं पास में एक बड़ा भारी वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक प्रेत निवास करता था। जैसे ही डेरे के बाहर बैठी राजकुमारी पर उस प्रेत की दृष्टि पड़ती है तो राजकुमारी की सुंदरता पर वह प्रेत मोहित हो जाता है और उसे पाने की युक्ति सोचने लगता है। दोस्तों, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। कुछ देर के बाद राजकुमारी राजकुमार के पास डेरे में चली जाती है। इधर जब सवेरा होता है तो राजकुमार अपनी पत्नी को डेरे में सोता हुआ छोड़कर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए जंगल में चला जाता है और राजकुमार के जाते ही थोड़ी देर के पश्चात वह प्रेत तुरंत उस पेड़ से नीचे उतरकर आता है और राजकुमार का वेश बनाकर डेरे में घुस जाता है। राजकुमारी को क्या पता, वो तो सो रही थी। कुछ देर के पश्चात जब राजकुमार जंगल से लौटकर अपने डेरे में आता है तो अपनी पत्नी के पास अपनी ही सूरत के एक व्यक्ति को देखता है। ये देखकर वो बड़ा हैरान रह जाता है कि मेरे ही रंग रूप का, मेरी ही तरह दिखने वाला ये दूसरा मनुष्य कौन है। राजकुमार की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजकुमार बोला, भाई, तुम कौन हो और मेरे डेरे में क्या कर रहे हो? ये मेरी पत्नी है और तुम्हें लज्जा नहीं आई मेरी पत्नी के पास आते? उस समय मित्रों, राजकुमार की इन बातों को सुनकर वो प्रेत कहता है,
क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो? ये मेरी स्त्री है और मैं किशनगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरा नाम आनंद सेन है। लेकिन तुम कौन हो और मेरे डेरे में मुंह उठाकर कैसे चले आ रहे हो? राजकुमार ने कहा, भाई तुमसे भूल हुई है। जिसे तुम अपनी पत्नी बता रहे हो वह मेरी पत्नी है, और जहाँ के तुम राजकुमार बता रहे हो वहाँ का राजकुमार तो मैं हूँ। तुम कहाँ से आ गए? मित्रों, अब तो दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। दोनों की बहस को सुनकर राजकुमारी की नींद टूट गई। जब राजकुमारी ने दोनों की तरफ देखा तो राजकुमारी भी बड़ी दुविधा में फंस गई। राजकुमारी भी यह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि उसका असली पति कौन है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे लग रहे थे, एक जैसी चाल ढाल थी। अब ऐसी स्थिति में वो किस तरह निर्णय करती? वो भी यह सोचकर बड़ी हैरान थी कि इन दोनों में मेरा पति कौन सा है। अब तो प्रेत राजकुमार से कहता है कि आप मेरी पत्नी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। यह मेरी पत्नी है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी जिह्वा खींच लूंगा जो तुमने इसे अपनी पत्नी कहा। यह मेरी पत्नी है और मैं इसे ब्याह कर लाया हूँ। मित्रों, इस प्रकार पहले तो उनमें वाद विवाद होता रहा और फिर वाद विवाद के बाद उन दोनों में मारपीट शुरू हो गई। जिस समय दोनों में मारपीट हो रही थी उसी समय उस नगर के राजा के 2 सैनिक उस स्थान से गुजर रहे थे। जब सिपाहियों के कानों में शोर सुनाई पड़ता है तो शोरगुल सुनकर राजा के दोनों सिपाही उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। दोनों को एक जैसी सूरत में देखकर सैनिक भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने उन दोनों से उनके झगड़े का कारण पूछा तो कारण जानकर सैनिकों का मस्तिष्क चक्कर खा गया। उनकी समझ में नहीं आया कि इन दोनों में कौन असली है और कौन नकली है, क्योंकि दोनों के चेहरे और वेशभूषा एक समान थी। दोनों में इंच मात्र भी अंतर नहीं था। अब सैनिक भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि इस स्त्री का असली पति कौन है। तो सैनिक उन दोनों को पकड़कर और उस स्त्री को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और सारी बात बताई कि यह दोनों एक जैसी सूरत के हैं और इस स्त्री पर अपनी अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे हैं। हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आया। महाराज, अब आप ही इस बात का निर्णय करें कि इस स्त्री का असली पति कौन है। मित्रों, राजा के सामने समस्या बहुत जटिल थी। राजा भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। काफी सोच विचार करने के पश्चात अंत में राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और राजा बोला, भाई यह स्थिति बड़ी ही गंभीर है। मैं तुम्हारा कोई निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन आप निराश मत होइए। मैं आपको एक व्यक्ति बता रहा हूँ, तुम उसके पास चले जाओ। मित्रों, इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप लोग इन तीनों प्राणियों को लेकर काशी नरेश के दरबार में जाइए। अब तो वही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मित्रों, राजा के सैनिक उन तीनों प्राणियों को लेकर काशी नरेश के दरबार में पहुंच जाते हैं और काशी नरेश को सारा मामला बताते हैं। तो बुद्धि बल से काशी नरेश ने फौरन ये पता लगा लिया कि इन दोनों में से एक असली है और एक कोई प्रेत है जिसने राजकुमार का वेश धारण किया है। इस बात का निर्णय करने के लिए राजा ने एक भट्ठी तैयार कराई और उस पर एक बड़ी कढ़ाई रखवाई। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि इस कढ़ाई में तेल डाला जाए। मित्रों, राजा के आदेश पर भट्ठी पर कढ़ाई में तेल गर्म किया गया। जब तेल पूरी तरह से खौल गया तो राजा उन दोनों व्यक्तियों को उस भट्ठी के पास में ले जाता है और दोनों से कहता है, तुम में से जो कोई भी दावेदार इस खौलते हुए तेल में स्नान करेगा और सही सलामत वापस निकल आएगा, उसी की पत्नी ये राजकुमारी होगी। उसी को मैं राजकुमारी को सौंप दूंगा। राजा की यह बात सुनकर बेचारा आनंद सेन तो निराश होकर एक ओर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह तो मनुष्य था। उसे तो पता ही था कि यदि मैंने कढ़ाई में छलांग लगाई तो तुरंत ही जलकर राख हो जाऊंगा, लेकिन वह प्रेत एकदम से ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर प्रेत ने कहा, महाराज, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं इस खौलते तेल की कढ़ाई में कूदने को तैयार हूँ। राजा बड़ा समझदार था। प्रेत के इतना कहते ही राजा समझ गया कि यह नकली राजकुमार है, क्योंकि कोई मनुष्य कभी भी गर्म तेल की कढ़ाई में कूदने की सोच भी नहीं सकता। राजा ने तुरंत अपने पीछे खड़े हुए तांत्रिक को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से प्रेत को बंधक बना लिया और इस तरह काशी नरेश ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। राजकुमारी को पाकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने राजा का आभार प्रकट किया और बोला, महाराज, यदि आप ना होते तो कभी ये निर्णय नहीं हो पाता कि असली राजकुमार कौन है।
और आपकी बहुत बहुत कृपा हुई जो आपने मुझे घोर संकट से बचा लिया। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। राजा ने कहा, राजकुमार, हमने यह निर्णय करके आप पर कोई उपकार नहीं किया है, क्योंकि यह तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसके दरबार में सही न्याय हो और अपराधी को दंड मिले। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन राजकुमार, इसमें कुछ दोष आपका भी है, जिसके कारण उस प्रेत को आपकी पत्नी को हथियाने का मौका मिला। काशी नरेश ने कहा, हे नौजवान राजकुमार, कुछ स्थानों पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कभी भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति इन 5 स्थानों पर अपनी पत्नी को छोड़कर जाता है वो अपनी पत्नी से हाथ धो बैठता है। उसकी दशा ठीक वैसी ही होती है जैसी थोड़ी देर पहले आपकी थी। तब राजकुमार पूछता है, महाराज, वह 5 स्थान कौन कौन से हैं जहां अपनी स्त्री को एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? तो राजा बोला, सुनो राजकुमार, उन 5 स्थानों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ जहाँ कभी भी भूलकर भी अपनी स्त्री को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। राजकुमार, पहला स्थान वह है कि आपके सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कितना भी विकट समय हो, अपनी स्त्री को कभी भी पराये पुरुषों के बीच अधिक समय के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आपके कितने ही सगे संबंधी हों, चाहे वो आपके कितने ही विश्वासी हों, स्त्री के मामले में सगे से सगे पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एकांत स्थान पाकर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी धूर्तता में सफल हो जाते हैं। काम के वशीभूत होकर मनुष्य सगे संबंधों को भी भुला देता है। ये कलयुग है और कलयुग में मित्रता स्वार्थ के वशीभूत होती है। स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मीठी मीठी बातें करने वाला, आपका होने का दावा करने वाले पर विश्वास करके आप अपनी स्त्री को उसके साथ कुछ समय के लिए भी अकेला ना छोड़ें। बेशक आपकी पत्नी का स्वभाव अच्छा हो, आपकी पत्नी संस्कारी हो, अपने सतीत्व पर कायम रहने वाली हो, किसी भी पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती हो, परंतु फिर भी पर पुरुषों में उसे नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है उनके ही मन में आपकी स्त्री को देखकर दूषित भाव चल रहे हों, क्योंकि धोखा वही देता है जिस पर आपको भरोसा होता है। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी का साथ छोड़कर कभी न जाएं। अगर कोई जरूरी काम भी आ जाए तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के सहारे छोड़कर अपनी पत्नी को ना जाएं, अपने साथ लेकर ही जाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सही रहेगा। दूसरा यह है कि अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और दुनिया वाले या आपके परिवार वाले आपकी पत्नी पर कोई लांछन लगा रहे हैं या कोई गलत आरोप लगा रहे हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी पत्नी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, फिर भी आपकी पत्नी को दोषी ठहराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कभी अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी परिस्थिति में उसे अकेला छोड़ देंगे, उसका साथ नहीं देंगे, तो वो अंदर से टूट जाएगी, उसका विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा। और जो पति पत्नी का संबंध होता है वह विश्वास पर ही टिका होता है। जिन संबंधों में विश्वास की नींव कमजोर पड़ जाती है उन संबंधों में दरार आ जाती है, उस परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। इसीलिए ध्यान रहे, जब दुनिया वाले या सगे संबंधी आपकी पत्नी पर झूठा आरोप लगाएं या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करें, उन परिस्थितियों में आप उसके साथ रहें तो कभी आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। तीसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए, उसको आपके सहारे की आवश्यकता हो, तो इन परिस्थितियों में भी अपनी पत्नी को साथ देना चाहिए और उसकी तन, मन और धन से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। ऐसे में यदि एक पहिया कमजोर पड़ गया तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप अपने परिवार रूपी गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते, कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है कि वे स्वयं को ही कर्ता धर्ता मानते हैं कि हमारे सहारे से ही ये घर चल रहा है। तो हम आपको बता दें, जो ऐसा सोचते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं और वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। यदि आपको सुबह समय से नाश्ता नहीं मिले, आपको कपड़े धुले हुए नहीं मिले, आपको दोपहर का भोजन ना मिले, तो क्या आप वो काम कर सकते हैं जिस काम की वजह से घर में धन आता है? एक स्त्री को घर में बहुत से काम करने होते हैं, जैसे भोजन पकाना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना और संस्कार सिखाना, घर की साफ सफाई करना और भी बहुत से कार्य जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। आपको तो फिर भी साप्ताहिक अवकाश मिल जाता है, लेकिन उस बेचारी को वो भी नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में वो कभी बीमार पड़ भी जाए और उसे रोग भी घेर ले तो ऐसी परिस्थिति में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उस समय उसकी सेवा करनी चाहिए। चौथा स्थान, जहाँ पर कुटिल और चरित्रहीन स्त्रियां निवास करती हों,
ऐसे स्थान पर भी अपनी पत्नी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ते हैं तो दुष्ट स्त्रियां आपकी स्त्री का भी चरित्र बिगाड़ सकती हैं। जिस प्रकार सड़े हुए फलों की टोकरी में आप कोई अच्छा फल रख दें तो कुछ समय के पश्चात अच्छे फल भी दुर्गंध देने लगते हैं। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जैसी संगत राखिए तैसो ही फलदीन। इसीलिए सदैव याद रखना कि जहाँ बुरे चरित्र वाली स्त्रियां रहती हैं, ऐसे स्थान पर कभी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात समझाते हुए राजा कहते हैं, हे राजकुमार, अब तुम पांचवें स्थान के बारे में भी सुन लो। पांचवा स्थान होता है जहाँ सुनसान स्थान हो, जहाँ लोग आते जाते ना हो। ऐसे स्थान पर भी अपनी पत्नी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो पुरुष निर्जन स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाते हैं वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। स्त्री पर तामसी शक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। निर्जन स्थान पर स्त्री को अकेले पाकर भूत प्रेत बाधाएं लग जाती हैं, और ऐसे स्थान पर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। अगर तुम इन 5 स्थानों का ध्यान रखते हो और अपनी पत्नी को इन 5 स्थानों पर अकेला नहीं छोड़ते हो तो जीवन में कभी आपको पछताने का अवसर नहीं आएगा। कभी आपकी स्त्री आपसे दूर नहीं जा सकती। कुछ स्त्रियां गलत होती नहीं हैं, पर हम लोग उन्हें गलत होने के लिए विवश कर देते हैं। हम उन्हें वो मौका देते हैं कि वे गलत होने के लिए मजबूर हो जाती हैं। कई बार हम व्यर्थ का क्रोध बरसाते हैं, कई बार हम उन्हें अकारण मारते पीटते हैं, कई बार हम उन्हें अकेले रहने के लिए विवश करते हैं, कई बार हम उनकी इच्छाओं को अधूरा रखते हैं। इस कारण वे अपने पुरुषों से दूर हो जाती हैं, और ऐसा करना उचित नहीं है। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय मां पार्वती हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री राम।